हेलो एवरीवन, आप सबों का लक्ष्य हिस्ट्री एंड जीके जीएस चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम सेमेस्टर 4 का एक बहुत ही रोचक टॉपिक प्लासी के युद्ध के कारण एवं परिणाम की चर्चा करे का दमदार प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह टॉपिक सीसी 10 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हम देर न करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। प्लासी के युद्ध के कारण एवं परिणाम। बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। वस्तुतः अंग्रेज वर्षों से इस ताक में थे कि किसी प्रकार बंगाल की राजनीतिक सत्ता का अपहरण किया जाए ताकि व्यापार की दिशा को अपनी ओर मोड़ा जा सके। अंग्रेजों का यह सुअवसर प्लासी के युद्ध ने दिया। बंगाल पर 18वीं सदी के उत्तरार्ध में साहसी एवं कूटनीतिक अली वर्दी खां का शासन था। जब तक अली वर्दी खां जीवित रहा तब तक उसने यूरोपीय लोगों को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया, किंतु दुर्भाग्यवश 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसका नाती सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। सिराजुद्दौला के राज्यारोहण के साथ ही बंगाल षड्यंत्रों एवं संघर्षों का केंद्र बन गया, जिसके फलस्वरूप एक वर्ष के भीतर ही बंगाल पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई। ब्रिटिश सत्ता का यह विस्तार बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ संघर्ष के फलस्वरूप संभव हुआ। इस संघर्ष के कई कारण थे। सिराजुद्दौला का सौतेला भाई मुराऊ दौला तथा पूर्णिया का सूबेदार शौकत जंग दोनों अपने को बंगाल की गद्दी का दावेदार मानता था। जब कभी ये दोनों नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करते, अंग्रेज अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें सहायता देते थे। अंततः आरंभ से ही नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों को संदेह की दृष्टि से देखता था। इधर अंग्रेजों ने भी नवाब के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे तनाव बढ़ता गया। इस कटुता के आर्थिक कारण भी थे। अंग्रेज मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में निर्गत आदेश पत्र के अनुसार बिना कर दिए व्यापार करते थे। यह दस्तक फ्री पास प्रथा के नाम से संज्ञायित था। अंग्रेज दस्तक प्रथा का दुरुपयोग करते थे। कंपनी के कर्मचारी इसका उपयोग निजी व्यापार में करने लगे। यहाँ तक कि कई भारतीय व्यापार भी अंग्रेजों से मिलकर इसका लाभ उठाते थे, जिससे अन्य व्यापारियों की तुलना में इनके सामान सस्ते होते थे। उससे बंगाल का व्यापार चौपट हो गया। इन्हीं दिनों फ्रांस और अंग्रेजों के बीच युद्ध की संभावना बनी। दोनों अपने अपने किले की मरम्मत एवं किलेबंदी प्रारंभ कर दी। अंग्रेज कलकत्ते की किलेबंदियां आरंभ कर दी तो फ्रांसीसी चंद्रनगर की सिराजुद्दौला ने इसे रोकने का फरमान जारी किया तथा कहा कि आप व्यापारी हैं, आपको किले की क्या आवश्यकता है। जब आप हमारे सुरक्षा में हैं तो आपको दुश्मन का कैसा डर। फ्रांसीसियों ने तो नवाब के फरमान का आदर किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसकी अवहेलना की, जिससे कटुता बढ़ती गई। आगे नवाब ने अंग्रेजों से कासिम बाजार की फैक्ट्री दिखाने को कहा, लेकिन इन्होंने इससे इनकार कर दिया। फलतः नवाब ने अंग्रेजों की कासिम बाजार की फैक्ट्री पर आक्रमण किया और उसे जीतकर 16 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता पर चढ़ाई की। डॉक्टर हॉलवेल ने किले की सुरक्षा का प्रबंध किया, लेकिन नवाब ने 20 जून को किले पर अधिकार कर लिया। यहीं पर ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना हॉलवेल के अनुसार घटी।
इसके अंतर्गत जैसा कि हॉलवेल ने बताया है कि 146 अंग्रेज के बंदियों को नवाब के आदेशानुसार 18 फीट लंबी, 14 फीट 10 इंच चौड़ी एवं एक अंधेर कोठरी में रात भर के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप 123 व्यक्ति मर गए। आधुनिक खोजों से यह सिद्ध होता है कि दुर्घटना कभी नहीं हुई थी। कलकत्ता के पतन की सूचना जब मद्रास पहुंची, तब कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए सामुद्रिक मार्ग से वाटसन को तथा स्थल मार्ग से स्थल मार्ग से रॉबर्ट क्लाई को भेजा गया। 27 जनवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। नवाब ने एक बड़ी सेना लेकर कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया, लेकिन एक साधारण मुठभेड़ के बाद अपने खिलाफ स्थानीय लोगों के द्वारा रचे गए साजिश को भांपकर उसने अंग्रेजों से अलीनगर की संधि कर ली। इस संधि के द्वारा नवाब ने अंग्रेजों को वे सारी सुविधाएं दे दी गई जो उन्हें मुगल बादशाह द्वारा मिली हुई थी। साथ ही नवाब ने अंग्रेजों को क्षतिपूर्ति की एक बड़ी राशि देना मान लिया तथा कंपनी को कलकत्ता में किलाबंदी करने का अधिकार भी मिल गया। अलीनगर की संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों और नवाबों के बीच सद्भावना की स्थापना नहीं हो सकी। अंततः दोनों पक्षों के बीच कभी भी युद्ध हो सकता था और दोनों के बीच कुछ ही दिनों के अंदर युद्ध हुआ भी। इधर सिराजुद्दौला के विरुद्ध राज्य में असंतोष बढ़ता जा रहा था। उसकी धार्मिक अनुदारता के कारण हिंदू असंतुष्ट थे। नवाब ने राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों से सेठों को भी असंतुष्ट कर दिया था। राजबल्लभ को दीवान के पद से हटा दिया गया था। जगत सेठ जो एक बड़ा व्यापारी था उसे अपमानित किया गया और मीर जाफर जैसे उच्चाकांक्षा वाले व्यक्ति से मीर बख्शी का पद छीन लिया गया था। अतः इन दरबारियों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। सिराजुद्दौला ने भी अलीनगर की संधि का अवमानना करने लगा। उसने क्षतिपूर्ति की रकम जिसे अंग्रेजों को देने का वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। अतः क्लाइव ने नवाब पर दोषारोपण किया और वह अलीनगर की संधि का पालन नहीं कर रहा है और नवाब के उत्तर मिलने के पहले ही वह अपनी सेना लेकर प्लासी के मैदान की ओर चल पड़ा। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। षड्यंत्र के कारण नवाब की अधिकांश सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया। नवाब भाग खड़ा हुआ परंतु राजमहल के निकट पकड़ा गया, जहां से उसे मुर्शिदाबाद भेज दिया गया। यहीं पर मीर जाफर के लड़के मारीन के आदेश से मार दिया गया और 24 जून को मीर जाफर मुर्शिदाबाद पहुंचा और 5 दिन बाद क्लाइव ने वहां पहुंचकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया। सामरिक दृष्टि से प्लासी का युद्ध महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है। यह युद्ध नहीं, धोखेबाजी था। नवरत्न के अधिकांश सैनिक युद्ध में भाग नहीं लिए। सेनापति मीर जाफर और राय दुर्लभ दोनों ने इस युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा दिया। इस तरह हम देखते हैं कि नवाब के पराजय का कारण सैनिक दुर्बलता न होकर क्लाइव की कूटनीति और षड्यंत्र था। क्लाइव ने भगत सेठ को भय दिखाया तथा मीर जाफर को महत्वाकांक्षाओं को जगाया तथा बिना लड़े युद्ध जीत लिया। के.एम. पन्नीकर के अनुसार यह एक सौदा था जिसने बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के
अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। प्लासी के युद्ध के बाद होने वाली लूट ने अंग्रेजों को अनंत साधनों का स्वामी बना दिया। पहली किस्त जो अंग्रेजों को मिला वह 8 लाख पाउंड की थी, जो चांदी के सिक्कों के रूप में ही थी। मैकॉले के अनुसार यह धन कलकत्ता 100 से अधिक नावों से भर कर लाया गया था। बंगाल उस समय भारत का सबसे धनाढ्य प्रांत था और उद्योग तथा व्यापार में भी सबसे आगे था। वस्तुतः बंगाल के इस अनंत धन की सहायता से ही अंग्रेजों ने दक्कन विजय कर लिया तथा उत्तरी भारत को भी प्रभाव में ले आए। प्लासी का युद्ध उसके पश्चात होने वाली घटनाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो गया, जो फिर स्वतंत्र नहीं हो सका। नया नवाब मीर जाफर अपनी रक्षा तथा पद के लिए अंग्रेजों का मुखापेशी हो गया। अंग्रेजों की 6000 सैनिक नवाब की रक्षा के लिए बंगाल में स्थित था। सैन्य समस्त शक्ति कंपनी के हाथों में चली गई। नवाब की असमर्थता का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि वह दीवान राय दुर्लभ तथा नारायण को उनके विश्वासघात के लिए दंडित करना चाहता था, परंतु कंपनी ने उसे रोक दिया। शीघ्र ही मीर जाफर मिलकर अंग्रेजों को बाहर निकालने का षड्यंत्र रचने लगा। क्लाइव ने इस षड्यंत्र को नवंबर 1759 ईस्वी में लड़े ओदारा के युद्ध में डच लोगों को परास्त कर विफल कर दिया। जब मीर जाफर ने भावी घटनाओं को समझने से इनकार कर दिया तो उसे 1760 ईस्वी में कंपनी के मनोनीत व्यक्ति मीर कासिम के लिए पद का त्याग करना पड़ा। प्लासी युद्ध के बाद कंपनी की स्थिति काफ़ी कायाकल्प हो गया। पहले वह बहुत सी विदेशी कंपनियों में से एक थी जिसे नवाब एवं उसके अधिकारियों को धन देना पड़ता था। अब वह न केवल नवाब के पद का निर्धारण बन गया, बल्कि उसका बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार भी हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि प्लासी के युद्ध ने न केवल बंगाल पर अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना की, बल्कि भविष्य में भारत पर अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना के द्वार खोल दिए। तो इस प्रकार से हम आज के इस वीडियो में प्लासी के युद्ध के कारण एवं परिणामों पर चर्चा किया। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है जो बीए सेमेस्टर 4 के कोर पेपर 10 में पूछा जा सकता है। इसके अलावे हम आधुनिक भारत से भी बहुत सारा प्रश्न बनता है, जो कि हम और आने वाले वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यह जो भी स्टडी का PDF है, इसके ज़रिए अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझने में काफ़ी सहायक साबित हो रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।